नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज बात होगी बहुजन राजनीति की। बात कांसीराम साहब की, बात मायावती जी की और जिक्र चंद्रशेखर आजाद रावण की। क्योंकि दोनों ही बहुजन समाज की पार्टियां हैं, दोनों ही दलित पार्टियां हैं और दोनों के ही नेता एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कोई किसी का दलाल बताता है, कोई किसी का दलाल बताता है। लेकिन आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन दूरगामी सोच वाली है, कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन व्यक्तिगत फायदे के लिए। तो आज चर्चा जो है कांसीराम साहब के जीवन संघर्ष से शुरू होते हुए चंद्रशेखर तक पहुंचेंगे और तमाम कुछ सवालात आपके लिए छोड़कर जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हुए उन तमाम ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर बहुजन राजनीति में चंद्रशेखर का क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बहुजन राजनीति किस तरफ जा रही है। क्या रणनीति में चंद्रशेखर ने मान्यवर कांसीराम साहब को पीछे छोड़ दिया है, या मान्यवर साहब की राजनीति रणनीति दूरगामी थी, समाज के लिए हितकर थी। आज चंद्रशेखर आजाद जब हेलीकॉप्टर से बिहार चुनाव में एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुजन समाज के लोग अब हेलीकॉप्टर से चलने लगे हैं। लेकिन प्रश्न अब मान्यवर साहब से शुरू होता है कि मान्यवर साहब के समय उनके पास 25 साल तक चंदे नहीं आए, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी के निर्माण के मात्र 6 महीने में ही चंद्रशेखर आजाद के पास सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार का अरेंजमेंट। क्या चंद्रशेखर ने मान्यवर को पीछे छोड़ दिया है या किसी और की रणनीति है? आज चर्चा इसी पर, जिसमें कि मान्यवर साहब जब पुणे में कैडर कैंप करने जाते थे तब उनके साथ एक सरकारी कर्मचारी मनोहर जी आटे भी रहा करते थे। उन्होंने बड़े विस्तार से मान्यवर साहब के संघर्ष को बताया है कि कैसे साइकिल से स्टेशन तक जाते थे और मान्यवर फिर अगले शहर मुंबई वगैरह कैडर के लिए भी निकल लेते थे। इसके लिए उन्होंने रेलवे का मासिक पास भी बनवा रखा था। पैसे न होने से कई बार एक टाइम का खाना खाकर ही उनको रहना पड़ता था। एक वाकया उन्होंने बताया कि एक बार मान्यवर साहब साइकिल से निकले और कुछ ही देर बाद वापस हाँफते हुए आए और कहने लगे कि क्या तुम्हारी जेब में कुछ पैसे होंगे क्या? आज साइकिल में पंचर हो गया है। उन्होंने कहा कि साहब आज तो मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं हैं। इसके बाद मान्यवर साहब पैदल ही भागकर स्टेशन जाते हैं और वहां से अपने कैडर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद मनोहर जी लिखते हैं कि जब मैंने मान्यवर साहब को हेलीकॉप्टर से देखा तो मेरे मुंह से अन्यास ही निकल गया कि वाह साहब वाह। आपने इसके अलावा भी तमाम इंटरव्यू में कांसीराम साहब को सुना होगा कि कैसे वो अपने ही कैडर के लिए खंभे और टेंट भी लगाते थे। इसके अलावा एक वाकया मान्यवर भी बताते थे कि वो अपने साथियों के साथ साइकिल पर गली गली घूमकर कैडर करते थे। बहन जी जब मान्यवर साहब से जुड़ी तब उसके बाद कम से कम 7 साल बहन जी भी इसी प्रकार से पैदल घूम घूम कर गलियों में या किसी के साइकिल के पीछे बैठ करके वो भी कैडर किया करती थी, प्रचार प्रसार किया करती थी। लेकिन जब उपचुनाव में बहन जी को मान्यवर ने खड़ा किया, जब देखा कि एक महिला बहन जी को साइकिल से प्रचार प्रसार करने में कठिनाई हो रही है, तब जाकर मान्यवर ने एक गाड़ी का बंदोबस्त किया जिससे बहन जी प्रचार प्रसार कर सकें। वो भी गाड़ी का इंतजाम सिर्फ कुछ समय के लिए ही किया गया। इसके अलावा इलाहाबाद के उपचुनाव में 1986 में जब मान्यवर साहब खड़े हुए तब एक रेहड़ी किराए पर लेकर एक वोट और एक नोट कहकर आंदोलन चलाया जिससे कि चुनाव का खर्च निकाला जा सके। अब कहने का अर्थ यह है कि मान्यवर को पैदल, साइकिल से हेलीकॉप्टर का खर्च निकालने के लिए मिलने वाले चंदे में कम से कम 25 साल का समय लगा और बहन जी को 15 साल का समय लग गया। बल्कि एक 4 वाहन तक का भी खर्च उठाने में मान्यवर को 20 साल और बहन जी को 7 साल का समय लगा, और वो भी सिर्फ कभी कभी के लिए। क्योंकि जिस समाज के लिए मान्यवर साहब संघर्ष कर रहे थे वह समाज गरीब, शोषित और चंदा देने में असमर्थ था। मान्यवर को एक वोट और एक नोट के बदले भी कुछ ही लोग उनको चंदा दे पाते थे। जब पार्टी की स्थिति विधायक और सांसद बनने के कारण अच्छी हुई तब जाकर के थोड़ी बहुत चंदा मिलना शुरू हुआ और आरक्षण के बदौलत जो एक मिडिल क्लास तैयार हुआ उसने भी उनको सपोर्ट करना शुरू किया।
लेकिन अगर बात करें वही चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो इनके पास ना तो विधायक हैं ना ही सांसद हैं। इसके अलावा भी इनके पास तमाम महंगी गाड़ियों से चलने के लिए काफ़िला है, और इसके अलावा वो हेलीकॉप्टर से भी चुनाव प्रचार प्रसार करने का उनके पास अरेंजमेंट है। चंद्रशेखर अभी 1.5 साल पहले ही जेल से छूटे हैं, और 8 से 10 महीना पहले ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। आप देख रहे हैं कि उनके काफ़िलों में किस तरीके से फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों का काफ़िला है, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। तो अब प्रश्न आपके लिए है कि मान्यवर साहब साइकिल पर 25 साल रहे, तब जाकर के हेलीकॉप्टर पर चढ़ सके। चंद्रशेखर 8 से 10 महीने में ही हेलीकॉप्टर पर कैसे आ गए? इसमें आपको मैं 3-4 ऑप्शन रखने जा रहा हूं। मैं चाहूँगा कि आप उनको ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला जो है कि मान्यवर साहब ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया, किसी के इशारे पर नहीं चले, किसी राजनीतिक पार्टी से मदद नहीं ली, क्योंकि अगर लेते तो उसके इशारे पर चलना पड़ता। जड़ से मजबूत स्थिति बनाई, भारत की तीसरी राजनीतिक पावर बसपा को बना दिया, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बना दिया। अब कांग्रेस से लेकर कई संगठन बसपा को राजनीतिक रूप से खत्म करवाने के लिए रणनीतिक रूप से अवसर चंद्रशेखर में देख रहे हैं। इसके पर्दे के पीछे से सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन यह केवल लक्ष्य आधारित है। एक बार बसपा को केंद्रीय राजनीति से खत्म कर दिया जाएगा, तब चंद्रशेखर का भी दशा रामदास अठावले जैसी कर दी जाएगी। इसमें केवल व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर ताउम्र मजे ले पाएंगे, लेकिन शोषित गरीब मजदूर समाज का अपना राजनीतिक स्वतंत्र अस्तित्व खो देंगे। यानी कि वो राजनीतिक रूप से सिर्फ अपनी ही फायदे कर पाएंगे, समाज का कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से आज आप पासवान जी को देख रहे हैं, रामदास अठावले को देख रहे हैं। इसके अलावा रणनीति रूप में चंद्रशेखर मान्यवर कांसीराम जी से काफ़ी आगे जा चुके हैं। उन्होंने एकाएक मुकाम प्राप्त करके मान्यवर से श्रेष्ठ होना सिद्ध कर दिया है, क्योंकि मान्यवर को गली गली में पैदल साइकिल पर 30 साल धक्के खाकर सफलता मिली, जबकि चंद्रशेखर किसी गलियों में धक्के नहीं खाए और जेल से छूटने के 1.5 साल बाद ही सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा उत्तर सोचते हैं। अगर अन्य कारण आप सोचते हैं तो विस्तार से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको इसी प्रकार की महाराष्ट्र की एक घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में बाबा साहब की आरपीआई एक मजबूत पार्टी थी। उसके बाद वहां भी पैंथर आंदोलन चला, जैसे भीम आर्मी आंदोलन इस वक्त आप जगह जगह देख रहे हैं। बल्कि उससे भी बड़ा था कि कुछ दिन बाद पैंथर आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने महाराष्ट्र से बाबा साहब द्वारा स्थापित स्वतंत्र राजनीतिक को जो है उन्होंने खत्म कर दिया, और अंत में पैंथर आंदोलन से निकले रामदास अठावले जैसे नेता की क्या स्थिति है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी बिंदु मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। ये तो रहे पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना एजेंडा। अब चंद्रशेखर के को किस तरीके से और सपोर्ट हो रहा है या हो रहा होगा, ये भी जो है हम सभी को जानने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी के कह देने से कि चंद्रशेखर ऐसे हैं या मायावती ऐसी हैं, हमें नहीं मान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को कांग्रेस या बीजेपी नहीं, बल्कि उनके ही समाज के लोग जो है उनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें वो महंगी गाड़ियां से जैसे कि चल रहे हैं, क्योंकि और हेलीकॉप्टर से जो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैंने बीच में भी कहा कि आरक्षण से एक मिडिल क्लास तैयार हुआ है, जो नौकरी पेशा में है, जो हाई लेवल प्रोफाइल की जो है नौकरियों में है, बाहर विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहा है, छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है, वहाँ से जो है अर्निंग कर रहा है और वो समाज के अपने नेताओं को डोनेट कर रहा है। तो एक मिडिल क्लास तैयार हुआ है, जो कि चंद्रशेखर जैसे तमाम नेताओं को जो है डोनेशन दे रहा है, जिससे कि वो अच्छी गाड़ियों से चल सकें या हेलीकॉप्टर से चल सकें या और तमाम चीज़ें। और यही सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो चंद्रशेखर की जो भूमिका है वो एक मजबूत स्थिति में है, और बहुजन और दलित समाज के उभरते हुए एक मजबूत नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से चंद्रशेखर दलित समुदाय के मुद्दों को वो उठाते हैं, आपने हाल ही में एक घटना देखा होगा
कि एक हाथरस में जिस तरीके से रेप का केस हुआ था और उसको चंद्रशेखर ने किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया तक लेकर के गए और तमाम वहाँ के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने इकट्ठा किया। उसके अलावा आपने देखा कांग्रेस से लेकर के और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आई और इस तरीके से चंद्रशेखर बहुजन समाज की जो भी बातें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको उठाने में वो माहिर हैं और उन्होंने मनुवाद के खिलाफ भी लगातार जो है बोलते रहते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर का मसला आया, उस पर भी भीम आर्मी ने अपना स्टैंड लिया। 2 अप्रैल जैसे भारत बंद भी चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से हुआ। उसमें जो है लगभग 10 बहुजन समाज के युवा जो है किस तरीके से हताहत हुए और उसको जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके घर पर जाकर के उन सभी लोगों से मिले, उनको आर्थिक मदद की। इसके अलावा इस तरीके की तमाम चीज़ों में जो है चंद्रशेखर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये भी उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जो है कि प्रमाण है कि लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा वो उनकी पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा मैंने जो है रखूँगा कि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में मायावती ने किसी तरीके का कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चंद्रशेखर के जितने कार्यकर्ता हैं वो लगातार सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उसका तमाम बड़े व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर जो है उनके तमाम संगठन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग उन्होंने तैयार कर रखा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको जो है मजबूत कर रही है, उनको पॉपुलर करने में जो है सोशल मीडिया का एक अहम भूमिका है, उनके संगठन की अहम भूमिका है। लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बेधड़क मनुवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये तो पता चलता है कि चंद्रशेखर के पीछे किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में जब रविदास आंदोलन हुआ था, रविदास जी की मूर्ति स्थापित करने का जिस तरीके से आंदोलन हुआ, चंद्रशेखर के 96 जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था दिल्ली पुलिस ने। चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक मेरे साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा, मुझे भी ना छोड़ा जाए, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस सारी चीज़ों से जो है चंद्रशेखर की एक भूमिका का पता चलता है कि वो किस तरीके से समाज के लिए एक प्रहरी के रूप में जो है खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चंद्रशेखर को मजबूत बना रही है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि कौन सा बात जो है आपको अच्छा लग रहा है, कि कौन सा नेता आपके लिए बेहतरीन है। मायावती जी हैं, चंद्रशेखर हैं, और चंद्रशेखर के पीछे क्या आपको भी लगता है कि किसी का हाथ है उनको पॉपुलर करने में, उनको हेलीकॉप्टर से चलने में, लग्जरीज गाड़ियों से चलने में? आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ कमेंट में आइए और इस कमेंट में अपने विचार, अपनी बातें ज़रूर पोस्ट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।